लेकिन आप याद करिए कि 1951 में संविधान की रचना करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को न्याय मंत्री का पद छोड़ करके क्यों इस्तीफा देना पड़ा? मैं तो अपनी महिला समिति की एक एक कार्यकर्ता से कहती हूँ कि तुम अपने घर से और नेताओं की तस्वीरें हटा दो जिनको आप राष्ट्रीय नेता समझते हो, तमाम देवी देवताओं की भी तस्वीर हटा दो और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर अपने घर में लगाओ। कि हमारे देश के अंदर जो शोषण की, उत्पीड़न की सीढ़ी है, जो काफी पायों की सीढ़ी है, उसमें जो सबसे निचला पाया है, जिनको सबसे ज्यादा शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वो है हमारी दलित महिला बहनें। आज वो लड़ने के लिए यहाँ तैयार होकर के आई हैं, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आज स्वागत भी करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ जो एक बात और यहाँ पर कही गई, जिसके ऊपर मैं जोर डालना चाहती हूँ कि ये केवल दलितों का सम्मेलन नहीं, ये दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमाम लोगों का संगठन है, सम्मेलन है। ये बहुत ज़रूरी समझ है, क्योंकि अगर हम याद करें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश के अंदर जो पद्धति है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम जातिवादी पद्धति कहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका बहुत ही सटीक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, देखिए, दूसरे देशों में समाज के अंदर विभाजन है, समाज के अंदर अमीर और गरीब के बीच में विभाजन है, तो उसमें समाज दो फाड़ के बीच में विभाजित है। एक तरफ अमीर हैं जो शोषण करते हैं और दूसरी तरफ जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनका शोषण होता है, वो हैं। इसलिए ऐसे समाज में जो तमाम शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक करना बहुत असंभव कार्य नहीं है, इसको किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो हिस्सों में समाज नहीं बटा है, बल्कि समाज सैकड़ों खेमों में बटा हुआ है। ये ऐसी व्यवस्था है कि हर जाति में उपजातियां हैं और उपजातियां भी आपस में भेदभाव मानती हैं। तो एक तरफ तो सवर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण नहीं है, जो छुआछूत जाति भेदभाव के शिकार है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को, एक दूसरे को अपने भाई या एक जैसा मानते हैं। वो भी ये मानते हैं कि हम में भी ऊंच नीच है और हर जाति में, चाहे वो पिछड़ी जात हो, चाहे वो दलितों में की जात हो, उनमें उपजातियां हैं और उनके अंदर भी भयानक रूप से ऊंच नीच का भेदभाव है। इसलिए एक ऐसे समाज में लोगों को इकट्ठा लाना और जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाना ऐसा काम है जिसमें केवल जातियों के नाम पर लोगों को आंदोलित नहीं किया जा सकता है, उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई जो बुरे समाज के अंदर से उत्पीड़न को हटाने की लड़ाई है, उसको लड़ने की ज़रूरत है। और यहीं पर जो हमारे साथी हैं, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जो वर्गीय संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोग जो वर्ग संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये है क्या, इसको समझिए। ये केवल श्रम का बंटवारा नहीं है, ये केवल श्रम का बंटवारा नहीं है, ये श्रमिकों का भी बंटवारा है। ये ऐसा बंटवारा है कि एक ही कारखाने में काम करने वाले लोग
वो भी आपस में भेदभाव मानते हैं, वो भी आपस में ऊंच नीच की भावना को लेकर के एक ही कारखाने में काम करते हैं या एक ही खेत में काम करते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष के साथ जाति उत्पीड़न को भी अपने आगे रखते हुए उसके खिलाफ भी लड़ना होगा। जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई वर्ग संघर्ष की लड़ाई को बहुत मजबूत करेगा और वर्ग संघर्ष की लड़ाई जाति उत्पीड़न को समाप्त करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला कदम होगा। तो ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस खुले सत्र का आयोजन किया गया है, ताकि वो तमाम लोग जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उनको इकट्ठा लाया जा सके और उनकी सबकी अपनी सबकी समझ को बहुत साफ करते हुए इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। और आज के दौर में ये ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम लोग केवल एक मनुवादी समाज से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा समाज तो सैकड़ों साल से मनुवादी है। मनुवाद के प्रभाव में इस समाज के तमाम हिस्से सैकड़ों सालों से जी रहे हैं। मनुवाद का मतलब क्या है? असमानता को मानना। असमानता को मानते हुए जातियों की असमानता को माना, उसके साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी असमानता को मानना। और मैं महिलाओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि मनुवाद का ये मतलब है कि तमाम महिलाओं को असमान समझना, वो चाहे किसी भी जात में हो, चाहे वो पैसे वाली क्यों ना हो, चाहे वो किसी कंपनी की मालिक क्यों ना हो, चाहे वो ऊंची जात की क्यों ना हो, लेकिन मनुवादी सोच के हिसाब से किसी भी महिला का कोई भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। कोई भी महिला समाज के अंदर समानता का अधिकार नहीं रखती है। पैदा होने से लेकर के मरने तक उसको पुरुषों के ही अधीन रहना है। उनकी अपनी कोई भी स्वतंत्र सोच या स्वतंत्र पहल नहीं हो सकती है। ये है मनुवादी सोच। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मनुवादी सोच के प्रभाव में तो हमारा समाज सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आज भी इस समाज पर मनुवादी सोच का बहुत जबरदस्त असर है और उस असर का कहाँ तक प्रभाव गया मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता माने गए हैं और उन्होंने संविधान सन 49 में तैयार करके संसद के सामने रख करके उसको पारित भी करने का काम किया। लेकिन उसी बाबा साहब अंबेडकर को 51 में जो उनका पद था, न्याय मंत्री का पद, उसको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ना पड़ा? आज उसको याद करना और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज डंका पीट करके घोषणा कर रही है कि हम समान नागरिक संहिता बनाएंगे और पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाएंगे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज उनका ये एक प्रचार का अभियान चल रहा है। लेकिन आप याद करिए कि 1951 में संविधान की रचना करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को न्याय मंत्री का पद छोड़ करके क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आपको मालूम है, आपको याद है, इस देश में उन्होंने पहली बार, और मैं तो अपनी महिला समिति की एक एक कार्यकर्ता से कहती हूं कि तुम अपने घर से और नेताओं की तस्वीरें हटा दो जिनको आप राष्ट्रीय नेता समझते हो,
तमाम देवी देवताओं की भी तस्वीर हटा दो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अपने घर में लगाओ, क्योंकि वो पहले नेता थे हमारे देश में जिन्होंने लड़ करके महिलाओं के लिए अधिकार दर्ज करने वाले कानून बनाने का काम किया। हमारे देश में बहुमत हिंदुओं का है, 80-82% हमारी आबादी हिंदू है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है सुधार का काम वहां शुरू करते हैं, और हिंदू औरतें जिनको विरासत का अधिकार नहीं था, जिनको तलाक लेने का अधिकार नहीं था, जिनको बच्चों का पालक बनने का अधिकार नहीं था, जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, उन औरतों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय के जो मनुवादी ताकतें थीं, कुछ तो कांग्रेस के अंदर थीं, कुछ बाहर थीं, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा बवाल काटा कि ये आदमी तो हिंदू धर्म को ही खत्म कर रहा है, हिंदू औरतों को अधिकार मिल जाएंगे तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, संकट में आ जाएगा, इसको तो हम पारित नहीं होने देंगे। और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी एक बयान दिया कि अगर ये कानून बनता है तो मैं राष्ट्रपति पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या सोच थी ये मनुवादी सोच थी, और उस मनुवादी सोच की वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर मैं अपनी बहनों को समानता नहीं दिला सकता तो ये कुर्सी मेरे लिए बेकार है, और उन्होंने एक मिसाल कायम की। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं मिलेगा आपको जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी को ठुकराया हो और न्याय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया हो। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती थी कि इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मनुवादी ताकतों का कितना प्रभाव रहा है और पूरे समाज के ऊपर उनका कितना प्रभाव है। और मैं माफ कीजिएगा, ये प्रभाव ऊपर से लेकर के नीचे तक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक है, क्योंकि हम इतने खानों में बटे हुए हैं कि किसी न किसी को अपने से नीच समझते हैं, और तमाम औरतों को तो नीच समझते ही हैं। अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपनी जात में तो उनको नीच समझते ही हैं, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो ये है मनुवाद का प्रभाव समाज के अंदर, और इसके चलते जो हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार गरीबों को मिले हैं, दलितों को मिले हैं, आदिवासियों को मिले हैं, महिलाओं को मिले हैं, मजदूरों को, किसानों को मिले हैं, इन तमाम अधिकारों को अभी तक हमने पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि ये मनुवादी ताकतें ये असमानता को बनाए रखना चाहती हैं, और सामाजिक असमानता के साथ साथ इनकी सरकारों ने वर्गीय असमानता को भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाए रखा। अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ाते गए, और जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, जो हमारे देश के जमींदार हैं, उन्हीं के हक में सरकारों को चलाने का काम किया। और इसलिए जो अधिकार हमको संविधान से मिलने चाहिए थे, आज भी हम उनको प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं।